करीब क्या है 180 मार्क्स का जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछे गए हैं। अब दो एक क्वेश्चन ऐसे हैं जीएस के जो मैंने छोड़ दिए थे, मे बी वो भी करंट अफेयर से थे, पर वो थोड़े से इनडायरेक्ट थे करंट अफेयर से। ठीक है, तो पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं भी कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली करंट अफेयर से थे आपके जीएस में, इंग्लिश में और हिंदी के पेपर में। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर तो अलग लैंग्वेज का है, तो उसमें से करंट अफेयर्स क्या पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले जीएस की बात करते हैं। ठीक है, तो जीएस में जो आपके जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, पहले उनको डिस्कस कर देख लेते हैं, भी ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि भी इनको हम कैसे टैकल करते, क्या क्या सोर्सेस से आप पढ़ते और क्या आपका अप्रोच होती इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, और आंसर लिखने के लिए आप क्या लिखते। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस को। जैसे जीएस में आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं हल्के फुल्के रीड करता रहता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि सेशन हमें लंबा चलाना है। ठीक है, तो मेनी इंडियन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आर रनिंग इनटू द विलेजेस बिकॉज दिस मैसिव रूरल मार्केट कैन ओनली सेव द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये एक्चुअली क्या कोविड के इम्पैक्ट में आया था। कोविड के कारण पूरी इकोनॉमी आपको पता है डंप कर गई, लेकिन जो रूरल सेक्टर था वही ग्रो कर रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन था करंट अफेयर से। फिर व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। आपको पता है एनपीए क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ये चीज उसमें आई थी। फिर दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो क्या बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आती हैं, कोई 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 एडवोकेट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालता होगा। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडियाज इकोनॉमी। तो ये भी क्या है करंट में टॉपिक चल रहा था। वो टॉपिक इसलिए चल रहा था क्योंकि कोविड और उसके बाद उससे पहले जो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी आया था, उससे क्या हुआ था कि पूरी एमएसएमई इकोनॉमी जो थी वो क्या हो गई, डंप कर गई, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसके ऊपर भी ये था कि भी इस एमएसएमई को कैसे रिवाइव किया जाए और क्या है। फिर इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन एनालिसिस, एनालाइज द इमर्जिंग डिबेट्स ऑन इट्स नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि पहले तो आपने पढ़ा होगा बालाकोट इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो वो बालाकोट इंसिडेंट हुआ था इंडिया के ऊपर, जो भी इंसर्जेंसी अटैक हुआ था, फिर इंडिया ने अटैक किया था। तो उसके उसके अंदर से लेके और फिर रूस यूक्रेन जो हुआ, फिर उसके बाद ये कहा गया कि भी हमें क्या करना चाहिए, अपना डॉक्ट्राइन चेंज करना चाहिए कि भी नो फर्स्ट यूज को हटाकर हम ये करें कि हम कभी भी किसी भी अगर हमारे को जरूरत पड़े तो इस चीज चेंज कर ले और हम कभी भी इसको यूज करें। क्योंकि हमारा नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि जब तक हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा तब तक हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को यूज नहीं करेंगे, ये हमारा डॉक्ट्राइन है। फिर ट्रेस द रीजंस फॉर द प्रेजेंट इकोनॉमिक्स क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। ये स्पेशली क्वेश्चन हमने यूपीएससी के अंदर भी दिया था हमारी टेस्ट सीरीज में, और एज इट इज क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था यूपीएससी में, तो ये करंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं जो 14 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, उनमें करंट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस थे। अब डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस एंड असेस द कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड एट ग्लासगो ड्यूरिंग COP26। अब आपको ध्यान रखना चाहिए COP26 मीटिंग हुई थी नवंबर दिसंबर 2021 के अंदर। ठीक है, तो मोस्टली ये बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन था आपका। फिर डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फेस थ्रेट पोस्ट बाय, ये आपको पता है कोविड से रिलेटेड है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन था। फिर एसेस इंडो रशियन कोलैबोरेशन इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज। ठीक है, ये भी क्या है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, क्योंकि यूक्रेन वॉर से पहले भी क्या है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया पे प्रेशर था कि भी आपने S-400 का जो एग्रीमेंट किया है उसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, हम आपको स्ट्रेटेजिकली कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे, आप उसको कर दीजिए। फिर दूसरा यूक्रेन वॉर के बाद भी क्या है कि ये सारा का सारा क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट था। अब बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which the cooperative federalism would answer the shortcomings. ये आपको पता है करंट में चल भी रहा है। ठीक है, लेटेस्ट में हम नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, आपको कि 8 चीफ मिनिस्टर्स ने उस मीटिंग का बॉयकॉट कर दिया था। लेटेस्ट में जो मीटिंग हुई थी कुछ ही दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, तो ये ध्यान रखिए, ये तो करंट में मूव कर रहा है। फिर क्रिटिकली
एग्जामिन इंडिया चाइना रिलेशन इन व्यू ऑफ रिसेंट गलवान वैली क्लैश। ये भी आप जानते हैं गलवान वैली क्लैश हुआ था और उस कंडीशन। अब ये क्वेश्चन जो लास्ट का 12th नंबर पे जो क्वेश्चन आपका मार्क किया गया, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिसेंटली कमीशन INS विक्रांत एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑल्सो इलिसिडेट चैलेंजेस ऑफ इंडिजनाइजेशन फॉर इंडियन नेवी। अब देखिए आपका एग्जाम हुआ था मेंस का, जो 2022 में जो मेंस हुआ था वो हुआ था अक्टूबर के लास्ट वीक में, और ये कमीशन किया गया था 2 सितंबर 2022 को। क्लियर है? ठीक है, तो ये बिल्कुल ही रिसेंट का एग्जाम्पल था, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कवर करते हैं आपके करीब करीब 120 मार्क्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करंट अफेयर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है जीएस के लिए। अब बात करते हैं हम किसमें, इंग्लिश में। अब इंग्लिश में आपको पता है आपके 5 एसेस पूछे गए थे, जिसमें से 4 ऐसे डायरेक्टली आपके करंट अफेयर से थे। द क्राइसिस इन यूक्रेन एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस इन इंडिया, ठीक है। फिर नीड ऑफ द आवर टू मैक्सिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये इसलिए कि ये भी आपको पता है कि भी फार्मर्स सुसाइड चल रहा था, और अभी भी चल रहा है कि फार्मर्स डिस्ट्रेस चल रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, इनकम इतनी नहीं है, तो हम किस तरह से एग्रीकल्चर को क्या करें, बूस्ट दे, जिससे जो हमारा जो फार्म सेक्टर है वो क्या करे, फार्मर्स का डिस्ट्रेस कम से कम हो। फिर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये भी आपको पता है कि भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एडवेंट क्या है, क्यों किया गया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको उनको क्या कर रहे हैं हम कम से कम यूज करें, जिससे क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या आए। तो ये फिर एक हिंदी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे क्या है आपका 30 मार्क्स का ऐसे है, किसमें, इंग्लिश में 30 मार्क्स का ऐसे है। अब देखिए, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या था, अगर आपको कोई ऐसे नहीं आता है तो आप इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस पे ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये एक बिल्कुल सिंपल चीज है, आपको सबको पता है इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस क्या है इंडिया के अंदर। अब बात आती है कि हिंदी में जो ऐसे पूछे गए थे, 5 में से 2 ऐसे आपके डायरेक्टली करंट अफेयर से थे। मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, मींस फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सेडिशन लॉ जो है हमारा, उसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया था इस कंडीशन में। और एक स्टार्क एग्जांपल था कि यूपी में एक जो रिपोर्टर है उसने सिर्फ इतनी रिपोर्ट की थी कि मिड डे मील के अंदर आप गलत खाना दे रहे हैं, यानी अच्छा खाना नहीं दे रहे, जो खाना वो डिजर्व करते हैं वो नहीं दे रहे, और उसी पे सेडिशन लॉ अप्लाई कर दिया गया था। तो इसलिए ये आया था। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक हम इस लॉ को एनालाइज नहीं कर ले या कुछ भी नहीं कर ले, तब तक आप कोई भी केस सेडिशन लॉ में रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फिर क्लाइमेट चेंज, आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज तो एक एवरग्रीन करंट अफेयर्स का टॉपिक है, क्या है वो, तो करंट अफेयर से कभी हटता ही नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि COP27 की मीटिंग इस बार आपके दिसंबर में होगी, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। अब इसको म्यूट से कर सकते हो, 2-4 मिनट को पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ मैंने जो अभी तक आपको बताया कि करंट का इंपॉर्टेंस क्या है। आर यू गेटिंग माय वॉइस? ठीक है, यस सर, यस सर। कितने मार्क्स हो गए टोटल आपके? 180 120 मार्क्स, प्लस। 120 प्लस 60 मार्क्स, ठीक है, 180 मार्क्स हो गए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले अगले एग्जाम में भी आपके इतने मार्क्स आएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भी आपके 150 मार्क्स आप मान सकते हैं, एटलीस्ट 400 में से क्या है 150 मार्क्स जो है वो मान सकते हैं कि भी आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर से। अब बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कवर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कवर कैसे करते हैं। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, आई वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, कि जब भी आप मेंस का कोई भी आंसर लिख रहे हैं, एक्सेप्ट बारिंग आपका जो ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश या हिंदी में, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप जनरलाइज स्टेटमेंट्स खाली मत लिख दीजिएगा। क्लियर है? आपने कोई भी जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
जनरलाइज स्टेटमेंट्स के साथ में आपको स्पेसिफिक्स लिखने पड़ेंगे। हम एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में कि वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स क्या होते, किस तरह से आप उसे लिखते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम एस्से को थोड़ा सा कवर करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया, सबसे इनमें सबसे सिंपलेस्ट एस्से जो था वो था आपके इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको इसके 5 पॉइंट्स लिखने हैं, यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स, तो आप क्या पॉइंट्स लिखेंगे? क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? Inflation इन्फ्लेशन, ठीक है, in every aspect. ठीक है। और कोई पॉइंट? एनी मोर पॉइंट? बजट पे सर इम्पैक्ट पड़ेगा अपने, अच्छा ठीक है, बजट पे इम्पैक्ट क्योंकि इंपोर्ट करते हैं हम ज्यादातर, तो ठीक है, रिपोर्ट कर फिस्कल देता है। डेफिसिट। बिल्कुल सही है, तो ये सर आपने रशिया यूक्रेन वॉर। हाँ ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हमने कह दिया। अभी रशिया यूक्रेन वॉर तो बात की बात है, हम वो इसका कारण है। ठीक इसको सर सोसाइटी से भी, सोसाइटी का डायमेंशन ले सकते हैं कि कैसे हर कॉमन हाउस होल्ड में ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा। है, रुको। अब आपने कहा ना रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर इसका रीजन है। ठीक है, उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस क्या इंक्रीज कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं लिखेंगे वो। ये आप क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। ठीक है, वो आप छोटा सा लिख सकते हैं कि भी रशिया यूक्रेन वॉर इसका एक कारण है, कारण होंगे। हमने कहा इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था आपको स्पेसिफिक्स लिखना है, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि भी हमारा जो है कि भी क्या होगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आपने कहा था। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर उसको आप स्पेसिफाई और करना चाहें तो आप क्या करेंगे उसको स्पेसिफाई? बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या करेगा, अपना इम्पैक्ट पड़ेगा। डायरेक्टली क्या करेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा हमारा। क्यों? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होगा। देखो, हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी होगा। देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी तब होता है जब हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। क्लियर है, हम एक बात कह सकते हैं कि ठीक है डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी होगा, ठीक है, रूपी का जो क्या हो गया, अभिमूल्यन हो गया। ठीक है, अधिमूल्य जो हो गया, तो रूपी के प्राइस क्या गिर गया, मैं तो वो आपने अब देखिए स्पेसिफाई, जब आप डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी कर रहे हैं ना, जब आपने कहा डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, तो आप उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी कैसे हो गया? आपने लिख तो दिया, मेंशन कर दिया डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हो गया। ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे, क्या किस तरह से करेंगे भी, जिस तरह से डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी हो गया? सर हाई पेमेंट्स होंगी तो हम डॉलर में वो करेंगे, पे करेंगे, तो सर उससे क्या होगा कि हमारे डॉलर की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक तो है, उससे बिल्कुल। हाँ हमारी जो होगी, हमारी जो रुपी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी ठीक सर, है, बिल्कुल इनका सही है। ये अर्थ है। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रूपी ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी डिमांड कम होगी, हमें रूपी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मींस रूपी बाहर जा रहा है और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो उससे क्या हो गया, डेप्रिसिएशन रूपी हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली वो किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है, यानी चालू खाते में आता है हमारे। क्लियर है, किस में आ रहा है, चालू खाते में आ रहा है। तो चालू खाते पे हमारे क्या प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी हमारा बिगड़ गया। तो ये आप समझ गए इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस इन इंडिया। और इंडिया में भी जब आपने इन्फ्लेशन की बात कर दी, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की बात करी, तो आप उसको स्पेसिफाई कर दीजिए कि मुद्रास्फीति इस कारण होगी। क्लियर है, तो किस कारण होगी मुद्रास्फीति, या इन्फ्लेशन किस कारण हो जाएगी? ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस इन नहीं, इंडिया। तो इम्पैक्ट होगा कैसे? Because the सर ये individual वही have to पेमेंट pay कर रहे more हैं सर, amount to for the वी आर oil. पेइंग इन द डॉलर्स, सो वो तो हमने छोड़ दिया, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो तो करंट अकाउंट में चला गया हमारा, डेप्रिसिएशन हो गया, करंट अकाउंट में चला गया हमारा। ठीक है, सर अगर ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हर सेक्टर के अंदर जो है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज जो है वो महंगी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बताया कारण, इस सेशन का फोकस ही यही है कि जब आप कोई भी चीज जनरलाइज लिख रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक से क्या कर दीजिए, अटैच सपोर्ट कर दीजिए, जिससे आपको क्या मिले, एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। क्या मिले, एक्स्ट्रा मार्क्स। अब अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। आपको बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक्स बढ़ जाएगी। लॉजिस्टिक्स बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। कोई भी चीज है XYZ, अगर उसका लॉजिस्टिक्स बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और कीमत बढ़ने से क्या होगा, परचेसिंग पावर जो है, या इन्फ्लेशन जिसे हम कह रहे हैं, खरीदने की जो पावर है इंसान की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि जितने
मान लो 100 रुपीज में कोई 10 आइटम्स पहले खरीद सकता था, तो अब कितने आइटम्स खरीद पाएगा, या लेस देन 100, तो परचेजिंग पावर उसकी क्या होगी, कम होगी। तो ये ध्यान रखिए आप क्लियर कट, जब भी आप कोई चीज लिख रहे हैं, कोई भी पॉइंट मेंशन कर रहे हैं, वट एवर इट इज, तो उसको स्पेसिफाई जरूर कीजिए। अगर आप उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम भी अगर यहाँ कॉपी चेक करते हैं, कोई स्पेसिफाई नहीं करता, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्रॉस कर दिया जाता है। तो स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, जिससे ये लगे कि आप अवेयर हैं किस चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। क्योंकि यूपीएससी हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक कमीशन, वो एक आपके लिए साफ बात लिखते हैं, सुपरफिशियल यानी सतही नॉलेज के लिए हम मार्क्स आपको नहीं देंगे, विल नॉट प्रोवाइड यू मार्क्स। हमें चाहिए क्या, एक अवेयर स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट क्या हो, अवेयर हो हर चीज से। और दूसरी बात, अगर आप इनमें किसी भी, मान लो कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है, किसी वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, ऑक्सफैम की, या किसी की भी, ठीक है, XYZ की, अगर आप उसके डेटा को कोट कर देते हैं, तो आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, या कोई स्पेसिफिकली हाई कोर्ट का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आ जाता है आपके एग्जाम से, उस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट करके, तो अगर आप वो एंटर कर देते हैं, वो ऐड कर देते हैं, तो आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट कि आपको क्या करना है। कोई भी पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं, वट एवर इट इज, तो जनरलाइज के साथ में आप उसको स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे आपने इतने सारे पॉइंट्स इसमें बता दिया, इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर, तो दोनों तरह से आपने बता दिया, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा और क्या होगा। फिर आप इसमें ये बताएंगे कि भी इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट, हम उसको हटाएंगे कैसे, कम कैसे करेंगे, ये जो इम्पैक्ट है इसको रिड्यूस कैसे करें, या इसको हम कैसे टैकल करें कि भी ये इम्पैक्ट कम से कम हो। Sir, increasing substituting towards dependence on the electric renewable vehicles as mentioned, green energy, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, तो उसमें भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि ग्रीन एनर्जी से, electric vehicles. ठीक है, ग्रीन एनर्जी से क्या होगा, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, हमें बाहर से वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जो हमारा करंट अकाउंट भी क्या होगा, सस्टेन रहेगा, मैनेजेबल कंडीशंस में रहेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट, National fuel policy. ethanol blending, क्या कह रहे हो, ethanol National fuel, blending. हाँ वन exactly. बाय वन, हाँ बोलो। सर, नेशनल फ्यूल पॉलिसी में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो हाँ, इट्स वो अ भी तो ये स्टेप आपका इन अ राइट डायरेक्शन. इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी वो राइट डायरेक्शन में है। और कोई पॉइंट, ठीक है, तो मोटे तौर पे आपको एक समझ आ गया कि आपको आंसर कैसे अप्रोच करना है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप कि भी Yes, sir. फोकस हाँ आपका जी, क्या हाँ होना जी। चाहिए। क्लियर है, मतलब क्या है, जनरलाइजेशन में काम नहीं कर बनेगा। अगर आपने जनरलाइज लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। क्लियर है ना, तो जनरलाइज के साथ स्पेसिफिक्स आप उसके साथ अटैच करेंगे तो ही आपको क्या करेंगे, मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब एक चीज, अब ये जो पॉइंट है आपका, ये टॉपिक क्राइसिस इन यूक्रेन एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, आपको कोई भी एग्जाम आगे आ रहा है, यूपीएससी आ रहा है, पीसीएस आ रहा है, और आ रहा है, तो ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, ये सिर्फ आपके इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसे हम कहते हैं, उससे संबंधित ये सवाल है, क्वेश्चन है। अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप नोट कर लीजिए, वट एवर इट इज, ये इंटरनेशनल रिलेशंस हो, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध हो, या आपकी कोई भी लाइफ हो, किसी की भी लाइफ में कोई भी चीज होती है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। वही इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करता है, और वही आपके क्या काम करेगा, इकोनॉमी में और में काम करेगा। वो दो चीजें, नंबर वन है, यू कैन राइट डाउन, नेचुरल रिसोर्सेज या ओवरऑल रिसोर्सेज की हम बात करें। क्लियर है, किसकी बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज या ओवरऑल रिसोर्सेज की बात करें। और दूसरा, जो आप किसी भी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, वो होता है उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में क्या करते हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको एग्जाम देना, यू हैव टू अपीयर फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ पीसीएस और यूपीएससी, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करेंगे? कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना है, या किसी बुक स्टोर पे आप जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, क्या कारण है आपका? For the sake of our interest. व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट? फोर से सर, जैसे मैं आपकी आंसर राइटिंग कोर्स लेता हूँ, तो उसमें मेरे इंटरेस्ट है, जो मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स है वो एनहांस हो रही है। मतलब फोर क्या से कुछ भी आना चाहिए. मतलब कि आपको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए ना। यस सर. आपको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो रिसोर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, किसी के पास भी क्या रिसोर्स के लिए जा रहे हैं आप,
पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया, क्लियर हो गया आपका कि भी कोई भी आप काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, रिसोर्स के लिए कर रहे हैं। दूसरा मैंने आपको कहा स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्या है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मान लीजिए आप अपने सिटी से दूसरे सिटी में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं किसी के लिए, कोचिंग के लिए, तो आप अपना जो रूम है या हॉस्टल है वो कहाँ लेंगे, कोचिंग के पास लेंगे या 50 किलोमीटर दूर लेंगे, near the coaching center. कहाँ लेंगे, कोचिंग के आसपास लेंगे या 20-25 किलोमीटर दूर लेंगे, पास में लेंगे सर। पास में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वो उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्या है, उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर कोचिंग के आसपास लेंगे आप तो आपको सारे रिसोर्सेज क्या है वहीं अवेलेबल हो जाएंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको ये पता चलेगा कि आपके जो राइवल्स हैं, हम ये नहीं कह रहे आप उनसे लड़ाई कर रहे हैं और कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, आपके ओपोनेंट है। जिससे आपको ये पता रहता है कि भाई आपके ओपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या सारी चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मिलेंगी। क्या मिलेंगी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मिलेंगी। दोनों चीजें क्लियर हुई हैं आपको, भी कोई भी काम कर रहे हैं आप 2 वजह से कर रहे हैं, एक रिसोर्सेज की वजह से, दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से कर रहे हैं आप। ठीक है, तो यहां भी अगर हम देखें, क्राइसिस इन यूक्रेन एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे यूक्रेन में अटैक हुआ, वो रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन पर, क्या चेंज आया वर्ल्ड में। आप न्यूज़पेपर रेडी पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, व्हाट मेजर चेंज हैज कम। अच्छा, पहली बात ये कर लेते हैं, यूक्रेन पे अटैक क्यों किया गया था, व्हाट इज द रीजन फॉर अटैक। रशिया ने, पुतिन ने क्या कहकर यूक्रेन पे अटैक किया था, द बेस ऑफ इट, फाउंडेशन क्या था, उसी पर हम बात करेंगे। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था सर। हाँ, चाह नहीं रहा था वो, रशिया का क्या परसेप्शन था कि भी यूक्रेन नाटो में क्या शामिल ना हो जाए, क्योंकि नेटो में यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो आपको पता होगा कि नेटो चार्टर का जो 5th जो स्टेटमेंट है वो क्या है, व्हाट इज दैट 5th स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक पे अटैक, सब पे अटैक। अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, क्लियर है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि जब अगर आप मेंशन कर देते हैं, रिफर कर देते हैं उसके अंदर जी आपके पॉइंट में, तो आपको, तो उसको सामने वाले को ये लगता है, मैन एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स। आपने सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि ठीक है यूक्रेन पे अटैक हो गया या यूक्रेन पे हमला हो गया, आपने पढ़ा कि यूक्रेन पे हमला हुआ तो उसका कारण क्या था। कारण पहला क्या गया, आपने बता दिया कि रशिया का ये परसेप्शन था कि भी यूक्रेन जो है वो नेटो के मेंबरशिप के लिए क्या अप्लाई करना चाहता है क्या, या फिलहाल अलैक्रिटी से आगे बढ़ना चाह रहा है। ठीक है, उसको जल्दबाजी हो रही है कि भी वो डर रहा है कि यूक्रेन की मेंबरशिप ना ले ले, क्लियर है। ठीक है, तो इस वजह से रशिया ने क्या किया, अटैक किया। और ये अटैक रशिया को डर किस बात का लगा, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भी जो उसका चार्टर है उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि भी अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। तो ये आपके लिए क्या एक्स्ट्रा स्पेसिफिक जनरलाइज सिस्टम से एक पॉइंट बन जाएगा, क्लियर है। अब बात आती है कि क्राइसिस इन यूक्रेन, उसकी वजह से चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो गया, क्या चेंज आया वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, व्हाट चेंज हैज कम इन द वर्ल्ड ऑर्डर। मोटे तौर दुनिया सर दो ध्रुवों में बट गई दोबारा से। एक तरफ रशिया एंड चाइना, और दूसरी तरफ जो नाटो है उसके अलाइज। देखो, आप डायरेक्टली मत लिखना क्योंकि अभी बंटी नहीं है, क्लियर है। हम कहते हैं वर्चुअली वो बंट गई है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है ना, क्लियर है। आप एक बात का ध्यान रखिए, क्लैरिटी नहीं आती तब तक देखिए, दो चीजें हैं। रिसेंटली G7 मीटिंग हुई है, आपको पता होगा कहाँ हुई है, G7 की जो मीटिंग हुई है हेड ऑफ Japan. स्टेट, हेड ऑफ जापान के हिरोशिमा में, क्लियर है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बाइडेन ने जो है ट्रम्प की पॉलिसी को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया है, क्लियर है। ट्रम्प की पॉलिसी क्या थी, डीकपलिंग की चाइना से। दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी एग्जाम आ जाएंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दो वर्ड आप लिख लीजिए, डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब ये होता है चाइना से हम पूरी तरह से क्या क्या होंगे, हट जाएंगे। चाइना से किसी तरह का कोई क्या करेंगे, वो नहीं करेंगे, कोई भी इकोनॉमी नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। और इसका आपने एग्जांपल देखा होगा कि ट्रम्प ईरा में चाइना के ऊपर एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई थी, याद हो आपको, मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, और चाइना में काउंटर में क्या किया, चाइना ने भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी, लेकिन बाइडेन ने उस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है। वो देखिए, दो वर्ड्स हैं, डीकपलिंग
और बाइडन ने क्या किया, उस पॉलिसी के वर्ड को चेंज करके डी रिस्किंग कर दिया है। क्लियर है? तो ये दो वर्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और तो ये दो वर्ड आप मेंशन करते हैं, तो आपको लगता है कि भी यू आर अवेयर कि भी दुनिया में क्या घट रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इन इंडिया एंड इवन इन द वर्ल्ड, विच विल इम्पैक्ट इंडिया ऑल्सो। तो दो वर्ड्स हो गए। उसकी पॉलिसी थी डी कपलिंग, यानी चाइना से हम कोई काम नहीं करेंगे, चाइना को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है, डी रिस्किंग की पॉलिसी अपनाई जा रही है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि हम डी रिस्क करेंगे। डी रिस्क का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम चाइना से ट्रेड करेंगे ही नहीं, हम ये करेंगे कि ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? ऑल्टरनेट ढूंढेंगे। जो चाइना में सप्लाई कर रहा है उस सप्लाई चेन को क्या करेंगे, आइदर हमारे कंट्री में उसे इनिशिएट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, या फिर ऐसे दूसरे कंट्रीज में हम जाएंगे जहां पे हमें क्या वो सप्लाई चेन मिल पाए। अब वो सप्लाई चेन नहीं भी मिलेगी तो हम उन दूसरे कंट्रीज को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उस सप्लाई चेन को बनाने के लिए। क्लियर है? सप्लाई चेन को बनाने के लिए। तो ये तो है रिसेंट। अब आपने जो बोला दो ध्रुवों में बट गया, टू पोलर पोल्स में बट गया, अब डायरेक्टली मत लिखिए क्योंकि अभी बटी नहीं, इट इज नॉट बटी। आप लिख नहीं सकते कि जो कोल्ड वॉर का सिस्टम है वो अभी आया नहीं है। हाँ कह सकते हैं कि वर्चुअली, ठीक है, छद्म रूप में क्या है कि ये दो ध्रुव बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? दो ध्रुव बनते जा रहे हैं, दो पोल्स बनते जा रहे हैं। तो आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भी आप जो चीज हो रही है आप उसी को लिखें। तो दो बनते जा रहे हैं आपके, ठीक है, तो दो चीजें क्या आपकी बनती जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वो ये हो रहा है कि भी रशिया जो है वो किसकी तरफ मूव रहा है, चाइना की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है? रशिया चाइना की तरफ मूव कर रहा है। और दूसरा जो मेन एम था जिसकी वजह से अटैक किया गया था कि नेटो एक्सपेंशन ना हो, क्या हो, नेटो एक्सपेंशन नहीं हो। तो रिसेंटली आपको पता है फिनलैंड को किस में ऐड किया गया, नाटो में। नेटो में। 31st मेंबर क्या है, फिनलैंड को बनाया गया नेटो में अप्रैल के अंदर, यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो वो 31st मेंबर बनाया गया। अभी स्वीडन की मेंबरशिप अटकी हुई है, उसका कारण पता है आपको क्या है? स्वीडन को मेंबरशिप नहीं मिली है, नेट फिनलैंड को मिल गई, तो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। टर्की और हंगरी दो ऐसे नेटो कंट्रीज हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं। क्लियर? टर्की एंड हंगरी, टू कंट्रीज जो उसको उसकी मेंबरशिप के लिए क्या अपोज कर रहे हैं, इसलिए उसको मेंबरशिप नहीं मिली। और नेटो का एक रूल है, अगर एक भी मेंबर किसी नए मेंबर की मेंबरशिप को अपोज करता है तो नेटो मेंबरशिप उसे नहीं मिलती। क्लियर है? नहीं मिलती है नेटो मेंबरशिप उसे। अच्छा, एक चीज और, लेटेस्ट में ब्रिक्स समिट कहाँ हो रही है? एनीवन? चाइना में, चाइना या रशिया। दोनों में नहीं हो रही भाई। और कोई कंट्री इंडिया में हो नहीं रही, दो साउथ कंट्री अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हो रही है, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। डू यू नो दैट? नो सर। नो सर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है ना कि आईसीसी ने पुतिन के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। ये कराट के, यस सर। पता है ना आपको? हाँ जी। आईसीसी क्या है? व्हाट इज आईसीसी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो उन्होंने क्या है कि एक जारी कर रखा है कि पुतिन को अरेस्ट किया जाए। और वो क्या है, आईसीसी के सिग्नेटरी मेंबर है, ठीक है। तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि हम पुतिन को कैसे टैकल करें। क्लियर? तो वो कैसे टैकल करते हैं कैसे नहीं करते वो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे। तो ये चीज लेटेस्ट में है क्या है। तो हम बात कर रहे थे चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की। तो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चीज हुई आपकी, चाइना का इन्फ्लुएंस क्या हुआ, बढ़ने लग गया। क्या हुआ? बढ़ने लगा चाइना का इन्फ्लुएंस। रशिया चाइना की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि रशिया के सारे एवेन्यूज को क्या किया गया, ब्लॉक कर दिया गया। किसने ब्लॉक कर दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ने, और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब रशिया पे इम्पैक्ट उन्होंने कैसे डाला? ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 1 ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। दूसरा? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी उसको रिमूव कर दिया मेंबरशिप से।
देखो उसने नहीं किया, वो तो आप बस बस सही है, वो एक्चुअली क्या स्विफ्ट से रिलेट करके है, वो वहां से नहीं हुआ। वो स्विफ्ट सिस्टम जो है ना उनका, जो ट्रांसफर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम है, वहां से उसे हटा दिया गया है। ठीक है, FFATF इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है उसका। और ओके। कोई चीज? भाई यूरोप ने सारे के सारे रशिया से गैस इंपोर्ट क्या कर दिया? यस यस सर। कम करना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने कम किया तो उस पे क्या हुआ, इम्पैक्ट पड़ा। अब उनको क्या चाहिए? अब चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, क्लियर है। अब चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं, अब बात आ गई भी, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में जब ऑयल प्राइसेस बढ़े, क्लियर है, ऑयल यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़े थे, क्लियर है, तो अमेरिका ने नेटो से क्या, सॉरी नेटो नहीं, ओपेक से क्या कहा था, आप क्या करें? ऑयल प्राइस डिक्रीज कर दो। कैसे करेंगे? इंक्रीज द सप्लाई। इंक्रीज द सप्लाई, नहीं, प्रोडक्शन को क्या कर दीजिए आप, इंक्रीज कर दीजिए। इकोनॉमी का रूल है, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस क्या होंगे, नीचे गिरेंगे। ठीक है, लेकिन ओपेक ने किया ऐसा। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने क्या किया, साफ मना कर दिया कि हम इस प्राइस, ऑयल प्राइसेस को कम नहीं करेंगे, मींस हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे। क्लियर है, हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे, मींस अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में जो फ्रेंडशिप हम कह सकते हैं, वोटेवर किसी भी रीजन से थी, वो क्या होगी, डिक्लाइन करना शुरू हो गई। क्या होगी, डिक्लाइन करना शुरू हो गई। तो उसकी वजह से अमेरिका ने दूसरे एवेन्यूज को ढूंढना शुरू किया। क्या किया, दूसरे एवेन्यूज को ढूंढना शुरू किया, मींस हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, आपको यूरोप को गैस और पेट्रोलियम सप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि उसकी वजह से, ठीक है, सऊदी अरेबिया किस तरफ मुड़ा, विच जोन? लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक डील हुई है, नो अबाउट इट? चाइना ने करवाई थी। हाँ, चाइना, चाइना की जो चाइना ने जो वो डील करवाई, ब्रोकर डील है, वो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हुई है। तो जब आप लिख रहे हैं वर्चुअली जो पोलराइजेशन हो रहा है, तो ये चीजें क्या है, आपको मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर है, समझ रहे हैं आप? क्यों ये यस बार बार सर। क्यों बताया जा रहा है? अगर आप ये मेंशन करते हैं, ये चीजों को मेंशन करते हैं, तो आपको उस सामने वाले को लगेगा, एवेल्युएटर को लगेगा कि यू आर अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स। ठीक है, आपने सिर्फ ये नहीं पढ़ा कि, सिर्फ आपने ये नहीं लिख दिया कि पोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, आपने बोल दिया पोलराइजेशन हो रहा है, पर उसको स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है कि पोलराइजेशन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है। क्लियर है, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये नई डील हो गई। ईरान, जो सऊदी अरेबिया और ईरान कभी आपस में पास नहीं आ रहे थे, उनका कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर राइवलरी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान? एनीवन? नो सर। सर रिलीजियस, हाँ, वो वो शिया सुन्नी। शिया, शिया सुन्नी। सऊदी अरेबिया क्या है, कौन सा, शिया या सुन्नी है? सुन्नी से बिल्कुल थोड़ा। सही, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है सऊदी अरेबिया, इज अ सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री। क्लियर है, ठीक है। और ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री। तो दोनों के जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो क्या, अलग अलग हैं। क्लियर है, तो उस वजह से क्या है, ये दोनों आपस में पास नहीं आ रहे थे। क्या हुआ, पास नहीं आ रहे थे, उन दोनों में क्या थी, राइवलरी थी। और सऊदी अरेबिया क्या है, और दूसरा यमन क्या है, यमन के अंदर भी क्या हो गया, अब यमन में भी एक ब्रोकर डील से क्या है, सीज फायर हो गया है। और यमन में भी ये चीज चल रही थी कि भी हुती रेबल्स जो थे, यमन की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ थे हुती रेबल्स। और हुती रेबल्स को कौन सपोर्ट कर रहा था, ईरान, क्योंकि हुती क्या है, शियास में आते हैं, और जो मेन गवर्नमेंट वहां की थी वो सुन्नी डोमिनेटेड थी। तो उसको क्या है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC, जिसका हेड सऊदी अरेबिया है, वो उसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो आपको पता होगा यमन में पिछले कितने सालों से क्या है, सिविल वॉर चल रही है। क्लियर है, और अभी कुछ समय पहले यमन में क्या है, एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से वॉर थोड़ी सी क्या होगी, कम हो गई। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भी ठीक है, इसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया यूएस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई था, वो क्या हुआ, शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे किसकी तरफ, चाइना की तरफ। और ईरान के साथ उसने क्या किया, एक ब्रोकर डील कर ली। तो ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में आप क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, यू कैन मेंशन पॉइंट्स। अब एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं आपके,
कौन से क्वेश्चंस? जीएस में से और एसए में से। अब इनमें जो भी पॉइंट आ रहे हैं, जो भी चीज पूछी गई है, वो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आई, न्यूज़पेपर में आई और वो गायब होगी और वो क्या है, वैनिश हो गई और उसका क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये रेगुलर क्या है, उसमें थी, किसमें थी? पब्लिक डोमेन में। ये चीजें पब्लिक डोमेन में रेगुलर थी। और अगर आप इनको, जो चीज पब्लिक डोमेन में रेगुलर है, तो अगर आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज डाल देते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका खास एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यूपीएससी की क्या एक स्पेशलिटी है, क्या करती है यूपीएससी की? एक स्पेशलिटी है, वो क्या करेगी कि कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो बार बार कहीं भी हो रहा है, क्या है, कहीं भी हो रहा है, जैसे यूक्रेन में हो रहा है या कहीं और हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे सूडान में हो रहा है। अब सूडान में पता है आपको, वो सिविल वॉर हो रही है, यू अवेयर ऑफ दैट? एनीवन? यस सर। किसके बीच में सिविल वॉर हो रही है? काफी बर्निंग इशू है अभी ये, जिसके लिए सीज फायर के लिए सऊदी अरेबिया ने कोशिश भी की है कि भी सीज फायर हो जाए। देखिए, सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में क्या कर रही है, फाइट कर रही है। किसके लिए? पावर के लिए। किसके लिए? पावर के लिए फाइट कर रही है आपस में। एक ही कंट्री की आर्मी और पैरामिलिट्री क्या कर रही है, आपस में फाइट कर रही है। इट्स एन, अब ऐसा इंसिडेंट आपको किसी भी कंट्री में नजर नहीं आएगा कि वहीं की आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में लड़ रही है, और वो भी वेपन्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के जरिए, जिसका पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, वहां पे रहने वाले लोगों पे पड़ रहा है। और इससे रिलेटेड, सूडान से रिलेटेड इंडिया ने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन चलाया था। आपको किसी को याद है? इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया था। ऑपरेशन राहत। कावेरी। नहीं, कावेरी। कावेरी। कावेरी कावेरी। बिल्कुल, कावेरी था। ऑपरेशन कावेरी था। जिससे, और ऑपरेशन करुणा के बारे में किसको पता है? नो। म्यांमार में सर। बिल्कुल सही, म्यांमार में मोचा जो साइक्लोन आया था, तो म्यांमार में ऑपरेशन, इंडिया की नेवी ने ऑपरेशन करुणा चलाया था, हमारी रिलीफ ऑपरेशन चीजें भेजी थी। अच्छा, एक चीज और, आप में से कौन जानता है साइक्लोन फ्रेडी के बारे में? देखिए, ये जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ ना, ये एक दिन करंट में नहीं आई है, ये बहुत लंबे टाइम तक करंट में रही है। साइक्लोन फ्रेडी, एनीवन नो अबाउट इट? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्टिव साइक्लोन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर में था ये, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था, क्लियर, पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए मोजाम्बिक पहुंचा, मोजाम्बिक को क्रॉस किया, फिर अफ्रीकन कोस्ट को क्रॉस किया, फिर वापस आया मोजाम्बिक में। इसने करीब 3 बार अटैक किया था, क्लियर है। और इसका ये है कि भी इट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिव साइक्लोन, क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो आप कभी पूछ लिया जाता है कि भी आपसे इस बारे में पूछ लिया जाए साइक्लोन के बारे में, तो इट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिव साइक्लोन, साइक्लोन फ्रेडी, क्लियर है। तो वो था, तो हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये समझ में आ गया, क्राइसिस इन यूक्रेन एंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, क्लियर है? एनी पॉइंट, एनी डाउट, कोई चीज सर क्वेश्चन? सर इसके अंदर फिर हम ये बोलेंगे कि मतलब वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड मल्टीपोलर बाइपोलर, और मतलब लास्ट में क्या कहेंगे कि कैसे कंक्लूड करेंगे इसको? तो देखो, कंक्लूजन में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भी अब जो एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम में जा रहा है। मल्टीपोलर सिस्टम का मतलब ये है कि जिस कंट्री को जहां फायदा मिल रहा है ना, वो हाँ कोई भी जी। कंट्री हो, वो वहां जा रहा है, क्लियर है, वो वहां जा रहा है। अब देखिए, इसका एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली, क्लियर है, रिसेंटली इंडिया के प्रेसिडेंट कहाँ गए थे? फिपिक समिट के लिए, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। सर फिपिक कौन? समिट, फिपिक समिट जो हुई थी, देखिए, इंडिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले हफ्ते से पहले, ठीक है, 3 कंट्रीज की विजिट की थी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री और। आपने फोटो भी देखी होगी, वहां के प्रेसिडेंट ने पांव छुए थे, बहुत वायरल हुई थी वो फोटो। फिजी। नहीं, फिजी नहीं थी वो, उसके आसपास के कंट्री थे।
पापुआ न्यू पापुआ पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, अब पापुआ न्यू गिनी या हम ये कह लें पापुआ न्यू जो कह लें या ये कह लें, ये आइलैंड्स क्या है? पैसिफिक आइलैंड्स हैं। क्लियर है? इसी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं आपके, जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं ना, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। क्या हो गया? इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले साल चाइना ने एक पैसिफिक आइलैंड है सोलोमन आइलैंड, क्लियर, उसके साथ में एक डिफेंस डील की थी। क्लियर है? चाइना ने एक डिफेंस डील की थी किसके साथ में? सोलोमन आइलैंड के साथ में, जो एक पैसिफिक आइलैंड है। क्लियर है? और उसी के पास में क्या है? पापुआ न्यू गिनी आता। आपके पास में क्या था? पापुआ न्यू गिनी आता। अब चाइना ने अगर डील की है तो अमेरिका को उसको क्या करना पड़ेगा? काउंटर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमेरिका हैव टू काउंटर इट। तो अमेरिका ने क्या किया है रिसेंटली, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे, उसी वक्त, क्लियर, आप एक बार माइक म्यूट करो प्लीज, आपको आवाज आ रही है एचबी। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सोलोमन आइलैंड्स के साथ पिछले साल चाइना ने क्या एक डिफेंस डील की है, और उसको काउंटर करने के लिए, चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, अमेरिका ने भी क्या है उसी टाइम, जिस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? पापुआ न्यू गिनी में थे, अमेरिका ने एक डिफेंस डील साइन की है। क्या है? डिफेंस डील साइन की है पापुआ न्यू गिनी की वजह, गिनी के साथ में, जिसकी वजह से वहां पर क्या है अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेवलप हो जाएगा। तो ये भी आप चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कि भी वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चेंज आ रहा है, किस यूक्रेन वॉर की वजह से या किसी भी की वजह से ऐसे कंट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या हो गया? बढ़ने लग गया और हो गया। अब दूसरी एक चीज और आती है, इसी के अंदर क्या हो रहा है? चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? जब यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने अपनी डीरिस्क कर दिया रशिया के साथ में, या रशिया के साथ ट्रेडिंग कर बंद कर दिया, रशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। तो एक्चुअल में क्या है कि अब इंपोर्ट करना बंद कर दिया उन्होंने, गैस तो गैस पैदा तो कर नहीं सकते वो, तो वो क्या करेंगे? दूसरे किसी एवेन्यूज पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दूसरे किसी एवेन्यूज पे जाएंगे। अब दूसरे एवेन्यूज कौन से मिलेंगे आपको? कोई और कंट्रीज में जाना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं? अपना क्या कर रहे हैं? लिवरेज कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज के लिए। तो वो कतर के साथ उन्होंने क्या किया? एक डील साइन कर ली। ठीक है, किसकी? उसकी डील साइन कर ली इंपोर्ट की, एलएनजी की। फिर वो क्या कर रहे हैं? नए कंट्रीज ढूंढ रहे हैं। कहाँ पे? अफ्रीका में। अब अफ्रीका में नए कंट्रीज वो ढूंढ रहे हैं जहां पर कोई भी चीज अगर डेवलप होती है या कोई भी चीज डिस्कवर होती है तो हम क्या करें? सबसे पहले वहां पहुंच जाएं। क्या करने के लिए? उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। क्या करने के लिए? उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए हम वहां पहुंच जाएं। तो आपने एक ही चीज नोट की होगी कि यूक्रेन क्राइसिस हो, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो, कुछ भी हो, पॉइंट बेस दो ही हैं। क्या है? बेस दो ही हैं, इन्वेस्टमेंट के, पहुंचने के या कुछ के। क्लियर? पहला मैंने आपको बताया था रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल strategic रिसोर्सेज और वट एवर रिसोर्स। दूसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन। लोकेशन। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने आपको पापुआ न्यू गिनी का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, और रिसोर्सेज के अंदर मैंने आपको दूसरे एग्जांपल्स दे दिए। तो यही चीज आप क्या कर सकते हैं? अपनी इकोनॉमी का अगर आपके पास ऑप्शनल है तो वहां दे सकते हैं। पीएसआईआर का है तो आप वहां यूज कर सकते हैं इसे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है तो आप वहां यूज कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में आप इस चीजों को यूज कर सकते हैं। तो हर जगह क्या कर सकते हैं? इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ कन्फाइंड नहीं है आपके जीएस के लिए या हिंदी इंग्लिश के लिए या उसके लिए। आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप इन चीजों को कहीं भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस ठीक है, सर। क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें आपको? ठीक है, यस तो सर। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो हमेशा क्या है, कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए आपकी, जनरलाइज स्टेटमेंट को आप स्पेसिफाई करें, स्पेसिफिक्स के साथ उसको क्या कर दें? ऐड कर दें, जिससे आपको मार्क्स मिले। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर आपके पास कोई भी रिपोर्ट का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डेटा आ जाता है, किसी भी रिपोर्ट का, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, कहीं से भी कोई रिपोर्ट आ रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, नीति आयोग की, या किसी की भी रिपोर्ट आ रही है, स्टेट बैंक की, या और कोई रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? कोट कर सकते हैं। उसमें से डेटा उठा के क्या कर सकते हैं? आप कोट कर सकते हैं कि आपने कोट कर दिया कि ये चीज स्पेसिफाई इस क्वेश्चन से रिलेट करके है। तो अगर आपने वो कोट कर दिया तो आपको और ज्यादा मार्क्स क्या मिल जाएंगे? एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये जरूरी है कि आप उसको स्पेसिफाई करें। ये डिस्कशन का मेन मोटो यही है। तो क्लियर हो गया आपके पास? तो ये इसको आप कैसे टैकल करेंगे? अब मैंने आपको बता दिया, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ आपके जीएस या इंग्लिश या हिंदी के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं
दूसरी चीजों की। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा हम एक बात करते हैं कि भी आप जीएस या करंट अफेयर्स आप कितना पढ़ रहे हैं, हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि भी रिसेंटली 4 या 5 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, अगर आप उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्लियर है, इंसिडेंट्स या कोई भी घटना घटी है या कोई भी चीज हुई है करंट में, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेंटली इसी वीक में। अब मैं एक देखिए, दो चीजें मत करना कि भी कल जो मणिपुर जो उड़ीसा में इंसिडेंट हुआ उसकी बात नहीं कर रहा, और एक पार्लियामेंट इनॉग्रेशन की बात नहीं हो रही है, इन दो चीजों की बात नहीं हो रही है, इनके अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट चीज। सर सेडिशन लॉ का कुछ आया था कल न्यूज़पेपर में। बिल्कुल सही, सेडिशन लॉ का क्या आया है, न्यूज़पेपर में आया, आपने उसको डिटेल में पढ़ा न्यूज़पेपर को? सर मैं नहीं पढ़ पाई कल बस न्यूज़पेपर। यही आपने गलती कर दी, आपने सेडिशन लॉ आ गया तो आपको उसको पढ़ना चाहिए था। वो क्या है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, ये लॉ कमीशन जो गवर्नमेंट ने बनाया था उसने रिपोर्ट दी है, उसने कहा है सेडिशन लॉ को थोड़ा क्या किया और स्ट्रिंजेंट कर दिया जाए, क्लियर है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सेडिशन लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मॉरेटोरियम लगा रखा है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया सेडिशन लॉ, आपने पढ़ा उसको तो आपके दिमाग में चीज आ जानी चाहिए कि सेडिशन लॉ है। क्योंकि देखिए सेडिशन लॉ जो है आपका, ये पॉलिसी से रिलेटेड है, खाली पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, कोई का आपने देख लिया पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या गवर्नेंस से रिलेट करता है, नहीं। सेडिशन लॉ आपका सोसाइटी से रिलेट करता है, सोशल जस्टिस से रिलेट करता है। सेडिशन लॉ जब सोशल जस्टिस से रिलेट करता है तो सेडिशन लॉ आपके एथिक्स से रिलेट करता है, क्लियर है। जो यूपीएससी में एथिक्स का जो पार्ट है उससे बहुत डीपली सेडिशन लॉ क्या करता है, रिलेट करता है एथिक्स के साथ में। तो ये मल्टी, वो हम कह लें सब्जेक्ट या मल्टी सेक्शन आपके लिए, तो कोई भी आप चीज पढ़ रहे हैं तो उसको एक ही यूटिलिटी में कर मत करिए, मल्टी यूटिलिटी काम करिए, ठीक है। सेडिशन लॉ मतलब देशद्रोह, क्लियर है, क्लियर, ध्यान रख लेना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ, सेडिशन लॉ मतलब देशद्रोह, क्लियर है। सेडिशन को हिंदी में कहते हैं देशद्रोह। तो देशद्रोह के लिए जो लॉ कमीशन है, जो हमारा जो लॉ कमीशन होता है, विधि आयोग जिसको हम बोलते हैं, उसने अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन दिया है कि भी ठीक है उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया जाए। और कोई चीज सर एक मॉडल प्रिजनर्स एक्ट भी जो है उसका भी आ रहा था केस में। अभी आया नहीं है मॉडल प्रिजनर्स एक्ट, वो भी अड़ा हुआ है। और कोई सर चोला एम्पायर, कौन सा? चोला एम्पायर सर हाँ साउथ। वो मैंने आपको बता दी ना, वो पार्लियामेंट से रिलेट करके मत करिए आप। आरबीआई ने कुछ इश्यू किया था पता है आपको? आरबीआई ने कुछ रिलीज किया है लेटेस्ट में, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से पॉइंट्स हैं वो, आप इनको देख सकते हैं। इनमें से कितनों के बारे में आपको पता है? दिख रही है स्क्रीन आपको? यस सर। कौन कौन से हैं पढ़ के बताइए मुझे। सैटेलाइट लॉन्च हुई है, सबको पता होना चाहिए भाई। यस कौन सी सैटेलाइट थी वो, किस काम आएगी? सर नेविगेशन। नेविगेशन के लिए काम आएगी, ठीक है। जो पुराना हमारा INRSS जो है वो मतलब आउटडेटेड हो गया, यानी उसकी यूटिलिटी का टाइम पीरियड क्या है, खत्म हो गया है। तो नया हमें क्या है, कॉन्स्टलेशन बनाना है, क्या है, 7 सैटेलाइट्स का नया कॉन्स्टलेशन हम बनाएंगे। तो उस 7 सैटेलाइट्स की ये फर्स्ट सैटेलाइट है, NAVIC इसको बोला गया है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, क्लियर, सैटेलाइट लॉन्च। फिर दूसरा प्रचंडास विजिट, आपको पता है लेटेस्ट में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर हैं, किसी को मालूम है? यस सर। पता है ना? तो उस, यस सर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर हैं, तो इंडिया IR से रिलेट कर जाता है आपका, इंडियाज नेबरहुड भी। यहाँ पे क्या नई चीज हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग न्यू भी, कौन सी चीज ऐसी है, क्या इश्यूज हैं इसके अंदर भी जिसकी वजह से प्रचंडा आए हैं, कौन से ऐसे इश्यूज को वो सॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं, ठीक है। तो वो आपको पता है, एनीवन? देखिए यही मेन चीज है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको काला पानी जानते हैं आप? यस सर। काला पानी क्या है? यस सर, डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, अंडमान के काला पानी, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। और दूसरा एक्चुअल में क्या है कि
नेपाल में क्या है कि 2 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो चाइना ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, क्लियर है। और उन एयरपोर्ट्स में क्या है कि इंडिया ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वहां से, उन एयरपोर्ट से ना तो हमारी फ्लाइट कोई लैंड करेगी ना कोई टेक ऑफ करेगी, क्लियर है। वो 2 एयरपोर्ट्स, वो बिल्ट बॉर्डर रोड, मतलब बिल्ड एंड रोड, जो चाइना का जो पॉलिसी है, रोड पॉलिसी जो इंटरनेशनल लेवल पे है, उसका एक पार्ट है जिसमें उन्होंने क्या किया, 2 एयरपोर्ट्स क्या किए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं। और इंडिया ने कहा है कि हम अपनी सिक्योरिटी पर रीजंस की वजह से इन 2 एयरपोर्ट से ना तो हमारी कोई फ्लाइट लैंड करवाएंगे और ना ही टेक ऑफ करवाएंगे। तो इसका मतलब वो 2 एयरपोर्ट्स जापान के, नेपाल के क्या आइडल पड़े हैं, वो यूज नहीं हो रहे हैं। तो उसका भी इशू है, फिर काला पानी इशू है, फिर और ज्यादा और इश्यूज हो जाते हैं कि भी इंडिया का इन्वेस्टमेंट। और एक इंपॉर्टेंट इशू है जो हिंदू कम्युनिटी है वहां की, जिसको हम कह लें कि जो हिंदू कम्युनिटी कह लें, कि इंडियन जो सपोर्टिंग कम्युनिटी है, जो यूपी इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज में रहती, बॉर्डर इंडिया का जो बॉर्डर है, जो चाइना नेपाल का बॉर्डर इंडिया से लगता है, यानी इंडिया बॉर्डर का जो नेपाल एरिया है, वहां के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? मधेसी। मधेसी। मधेसी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप मेंशन करते हैं ना, तो आपको काफी नंबर मिल जाते हैं भी, ठीक है। ये ध्यान, अब देखिए यहाँ जब मैं पूछ रहा हूँ तो आपके दिमाग से निकल के बाहर आ रहा है, क्लियर है। लेकिन वहां भी आपको क्या करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए। जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये पॉइंट्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहां स्ट्राइक नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, इट्स नॉट ऑफ यू, नो यूज, कोई फायदा नहीं है इसका कि भाई आपने यहाँ तो आप बोल रहे हैं। तो अब जब भी आप ये काम कर रहे हैं, करंट लिख रहे हैं, तो ये चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि भाई आप इनको साथ में मेंशन कर रहे हैं, जिससे आपको क्या है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आप अवेयर स्टूडेंट है। क्या है, अवेयर स्टूडेंट है, आपको हर चीज का पता है और इंटरेस्टेड है हर चीज के लिए। फिर आता है जीडीपी फिगर्स रिलीज की गई हैं, सबको पता है, न्यूज में पढ़ा सबने, जी सर। 2022-23 के जीडीपी फिगर्स को क्या लास्ट क्वार्टर में 6.1 हुई थी ना, यस। सारी और चीजें वो ओवरऑल 7.2 हो गई हाँ, है। वो हो गई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जीडीपी फिगर्स क्या क्या रिलीज की गई हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना है ना, तो आपने ठीक है फिगर रख लिया, आपने कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि भी जीडीपी फिगर्स तो रिलीज की गई, आपने 2 पॉइंट तो बता दिए, लेकिन आपको फिर वो उसमें एक डिटेल में और जाना पड़ेगा कि भी कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्रोथ में, ठीक है। जैसे सर्विसेज सेक्टर है, उसने ज्यादा कंट्रीब्यूट में ग्रोथ किया है। कौन सा सेक्टर है जो उसने कम ग्रोथ किया है, और उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका कारण क्या है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि भी इस जीडीपी फिगर्स की वजह सामने से ये आया कि भी इंडिया इज द फास्टेस्ट, मतलब इंडिया की जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा है, क्लियर है। तो जो मेजर इकोनॉमीज है उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है। जबकि आपको, आपने भी लेटेस्ट में पढ़ा हो कि न्यूज में या न्यूज में देखा हो कि जर्मनी जो है टेक्निकली रिसेशन में चला गया। जर्मनी पिछले महीने टेक्निकली क्या हुआ, रिसेशन में चला गया। जब उसके जीडीपी फिगर्स आए हैं, जीडीपी फिगर्स, तो वो टेक्निकली रिसेशन में चला गया। अब आपको पता है रिसेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज रिसेशन मींस? मंदी, जिसको हिंदी में क्या कह रहे हैं, हम मंदी कह रहे हैं, ठीक है। जर्मनी मंदी में चला गया, तो उस मंदी या रिसेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेशन या मंदी का मतलब क्या सर है? टेक्निकली मींस व्हाट यू वांट टू से कि अकॉर्डिंग टू डेटा। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है, आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाए। मान लो आप इंटरव्यू देने चले गए, ठीक है, इंटरव्यू में पहुंच गए आप, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए रिसेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज रिसेशन मींस, मंदी का मतलब क्या है? व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू बाय थिंग्स। नहीं, रिसेशन की बात कर रहे हैं हम, रिसेशन की। एनीवन, किसी को पता है? Negative growth in consecutively 2 जीडीपी quarters. बिल्कुल सही, 3 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वार्टर्स नेगेटिव, में जो है। बिल्कुल सही आपने बताया, नेगेटिव ग्रोथ इन 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। जीडीपी में अगर आपकी नेगेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है, ऋणात्मक अगर वृद्धि होती है, किसमें, 2 लगातार आपके तिमाही में, क्लियर है, नेगेटिव ग्रोथ इन 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में होती है, तो आप टेक्निकली किस में आ जाते हैं, रिसेशन में आ जाते हैं। मींस आज से 3 महीने पहले जो आपका जीडीपी था वो क्या हो गया, कम हो गया, और अगले महीने क्या, अगले 3 महीने बाद क्या हो गया, फिर वो कम हो गया। जीडीपी, जो जीडीपी फिगर थी वो क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेशन। यानी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो उसने, हमने क्या कह दिया, ये बोल दिया हमने कि यू आर इन टेक्निकल रिसेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं जब भी आप चीजें पढ़ रहे हैं। और अब एक चीज और मैं बता दूं, अब जितनी भी ये चीजें हैं, ठीक है, ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन
ये सारे टॉपिक्स क्या हैं, आपके स्पेसिफिक सेक्शन से रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेक्शन से रिलेट करते हैं। आरबीआई जो रिपोर्ट है वो आपकी किससे रिलेट करती है, इकोनॉमी से रिलेट करती है। तो अगर आपने आरबीआई की रिपोर्ट को अपने इकोनॉमी सेक्शन के साथ कनेक्ट कर लिया और 2-4 पॉइंट्स और उसमें ऐड कर लिए, और जितने भी आपके डाउट्स थे या कोई भी ऐसा डाउट हो रहा है कि भी कोई टेक्निकल पॉइंट या कोई टेक्निकल वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको आपने लिख लिया साथ में, तो आपका क्या है कि सेक्शन कौन सा कवर हो गया, एक स्टैटिक सेक्शन क्या हो गया, कवर हो गया। जैसे जीडीपी फिगर्स रिलीज की गई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जीडीपी एक्चुअली होता क्या है। जी, डी और पी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दीज 3 वर्ड्स मीन्स। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे हम कहते हैं। तो तीनों को आपने पढ़ लिया, और इसको जब भी आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको आइसोलेट करके मत पढ़िए। क्लियर है, मकसद ये है इतना डिटेल में बताने का कि भी अगर आप इसको आइसोलेट करके आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने जीडीपी पढ़ लिया, ठीक है, जीडीपी में फिगर आपने बता दिया, ये 2 फिगर्स आ गई, फिर ये आ गई, तो वो उससे क्या होगा, उससे आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स में आपने कर लिया। लेकिन जब आप मेंस में काम करेंगे तो आपको ये चीजें, सारी चीजें जो भी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो आप वो साथ में पढ़ लेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम बचेगा, और आपका रिवीजन करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में कि भी हम ढूंढें या इधर करें या जो भी करें। ठीक है, तो ये चीज होगी। लॉ कमीशन हम पढ़ चुके हैं, हमने डिस्कस कर लिया। एक है यूएस डेट सीलिंग, सुना है न्यूज में आपने, किसी ने नहीं सुना यूएस डेट सीलिंग, No, sir. No, sir. नो वन। No, sir. अच्छा, इसका वर्ड का मतलब बता सकते हैं, डेट सीलिंग का मतलब क्या है। सर लिमिट सर लगा रिसेंट देना कि इतने इसके ऊपर आप डेट नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्या Yes, yes. आप To restrict the amount. हाँ ठीक है, इसके ऊपर आप डेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, यूएस की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म फॉर्म। ऑफ चीजें हैं, तो उसमें प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एग्जीक्यूटिव के पास, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो होती है, ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट यानी शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात सही है। हम बात कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और लेजिस्लेचर यानी विधायिका। ठीक है, इन दोनों के पावर्स और इनका जो कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, संगठन होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। यूएस में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन। इंडिया में उसका फर्क क्या होता ओवरलैप। है, एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर है अपनी तरफ से, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, मान लीजिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की कैबिनेट क्या करती है। ठीक है, इंडिया की कैबिनेट क्या करती है, अगर मान लीजिए बजट पूरा हो गया, क्या हो गया, बजट पूरा हो गया, ठीक है, बजट में जितना भी डेफिसिट होना था या जितना कर्ज लेना था, मान लीजिए इंडिया में कोई कलामिटी आ जाती है, ठीक है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इंडिया की जो डेट लिमिट जो थी, क्या कह रहे हैं, हेलो, ठीक है, इंडिया की जो डेट सीलिंग है, मान लीजिए इंडिया के बजट में एक्स अमाउंट ऑफ यानी 100 करोड़ रुपए, मान लीजिए 100 करोड़ नहीं होता लेकिन मान लीजिए कि इंडिया के बजट में इस साल में 100 करोड़ रुपए का कर्ज लेना है, लोन लेना है इंडिया किसी को, ठीक है, इंडिया के गवर्नमेंट को, और वो लोन ले लिया जाता है और एक नेचुरल कैलामिटी आ जाती है। ठीक है, और नेचुरल कैलामिटी ऐसी आती है कि पैसा चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव के पास पावर है उसको यूज करने का इंडिया में, यूएस में। यूएस में इंडिया में तो नहीं आएगा सर, बट इंडिया यूएस में में नहीं, होगा। यूएस में यस। यूएस में कैसे पावर एग्जीक्यूटिव के पास, ये बताइए। यूएस का बजट कौन पास करता है, पार्लियामेंट। यूएस का बजट वहां की सेनेट पास करती है। क्लियर है, आप एक बात ध्यान रखिए, यूएस की सेनेट जो है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, दुनिया के सबसे पावरफुल सेनेट है। सारे फैसले कौन लेती है, सर डिसीजन मेकिंग वहाँ पे सेनेट ही करती है ना, यूएस। सेनेट यहाँ करती पे है। सारे फैसले क्या लेगी, प्रेसिडेंट। सेनेट लेगी, सारे फैसले क्या लेगी, सेनेट लेगी। अब प्रेसिडेंट को कुछ पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा फंड चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगे, अपनी तरफ से कर सकते हैं काम यूएस में, उनको सेनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा अभी पहले। ठीक है, पहले सेनेट से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर उसको लिमिट क्रॉस करनी है तो सेनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या, प्रेसिडेंट से अप्रूवल। प्रेसिडेंट से अप्रूवल नहीं लेना, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, या फिर ठीक है क्या कर दिया हमने, एक्स्ट्रा फंड ले लिया, क्या ले लिया, एक्स्ट्रा फंड ले लिया,
इंडिया के एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, कार्यपालिका ने क्या किया, एक्स्ट्रा फंड ले लिया और फिर क्या कर दिया, सप्लीमेंट्री ग्रांट डाल दी। क्या कर दिया, सप्लीमेंट्री ग्रांट डाल दी। और दूसरी बात आपको पता है, जब एग्जीक्यूटिव के पास में मेजोरिटी है, क्या है, एग्जीक्यूटिव के पास में मेजोरिटी है, तो उसे पता है हमारा बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पता है ना आपको, क्लियर है। हम अगर Yes, sir. एक्स्ट्रा भी मूव कर जाते हैं, ओवर रीच कर जाते हैं, ठीक है, अपनी लिमिट, प्लीज आपको किसी का माइक थोड़ा क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, नॉइज, प्लीज डू इट, करेक्ट इट, क्लियर है। तो ठीक है, वो क्या करते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव क्या कर, ओवर रीच करेगा तो वो क्या कर सकते हैं, उसको पास करवा सकते हैं, उन्हें पता है हम पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में क्या ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए क्या है, यूएस में क्या है, डेट सीलिंग डील की गई थी पहले। डेट सीलिंग को पहले क्या किया गया, इंक्रीज किया गया है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे डेट सीलिंग को क्या किया है, इंक्रीज किया गया है बाय पार्टीशन। पहले बहुत ज्यादा कंसल्टेशंस हुए हैं, रिपब्लिकन और किसमें, डेमोक्रेट्स में। अगर ये डेट सीलिंग क्रॉस नहीं होती तो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट क्या होती, बिल्कुल क्या कर जाती, बैठ जाती, काम करना बंद कर देती, ठीक है। तो वो यूएस डेट सीलिंग जो थी उसको उन्होंने पास करवाया, उस डेट सीलिंग को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। तो ये एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका में क्या रिलेशनशिप है, संबंध है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में वहां पर क्या, एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स जरूर हैं, ठीक है, वो पर वो लिमिट में पावर्स है, वो पावर उतनी लिमिट में है जितनी सेनेट ने उन्हें दे रखी है। अगर सेनेट ने कोई पावर नहीं दे रखी है तो वो यूएस के एग्जीक्यूटिव उस पावर को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। इसका स्टार्क एग्जांपल है, आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसका स्टार्क एग्जांपल ये है कि यूएस के अंदर क्या सालों से, बहुत साल हो चुके, 15-20 साल, 20 साल से भी ज्यादा हो चुके, जो वेज हैं, ठीक है, वो पर आवर, मतलब जो लोएस्ट वेज है वो पर आवर फिक्स है, उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ओबामा कितने साल तक प्राइम प्रेसिडेंट रहे थे यूएस में, 10 years. 8 ईयर्स, ठीक है, 2 टर्म उनके पास थी, 8 ईयर्स प्रेसिडेंट। यूएस का प्रेसिडेंशियल टर्म 4 ईयर्स के लिए है, ठीक है। तो ओबामा 8 साल प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि हम वेजेस को इंक्रीज कर दें। 2 साल से बाइडेन ट्राई कर रहे हैं कि वेजेस इंक्रीज हो जाएं, लेकिन सेनेट उसको अप्रूव नहीं कर रही है। अगर इंडिया में होता तो एग्जीक्यूटिव करके अपने पार्लियामेंट से उसको क्या कर देते, अप्रूव करवा लेते। क्या करवा लेते, अप्रूव करवा लेते। आपको पता है ना कैसे अप्रूव होती हैं चीजें, तो ये चीज इसके अंदर है। तो यूएस डेट सीलिंग, तो डेट सीलिंग क्या है, ये चीज, ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको उठाए थे, ये इसलिए उठाए थे क्योंकि ये क्या है, मल्टी यूटिलिटी पॉइंट्स हैं, सिर्फ ये करंट को रिलेट नहीं कर रहे हैं। दीज आर नॉट कवरिंग करंट अफेयर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको पूरे डिटेल में करेंगे तो हर सेक्शन, मोस्टली काफी सारे सेक्शंस जीएस के कवर हो जाएंगे आपके। और अगर आपके पास में ऐसे ऑप्शनल्स हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, ये चीजें हैं, तो उसमें भी क्या चीजें क्या होंगी, ये चीजें कवर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी, ठीक है।